So good afternoon students, and in the previous lectures, online lecture, we have covered units under power system subject, in which we have covered till now power flow analysis and stability constraint in synchronous grids. तो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है हमारे पावर फ्लो एनालिसिस से और कुछ कॉन्सेप्ट्स स्टेबिलिटी कंस्ट्रेंट इन सिंक्रोनस ग्रिड्स, अब हम उनको यूज़ करने वाले हैं कहाँ पे? कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज पे, ठीक है। तो इन द स्टार्टिंग मैंने आपको ये समझाया था कि हमारे पास पावर सिस्टम में जो कंट्रोल्स हैं वो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स के हमारे पास कंट्रोल होते हैं, ठीक है, और कंट्रोल हमें करने होते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट टाइप जो थे उसमें नंबर 1 आता था हमारा वोल्टेज कंट्रोल या फिर और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल हम बोल सकते हैं। नंबर 1 अगर हम इंडिया की बात करें तो इस फ्रिक्वेंसी को हमें 50 हर्ट्ज मेंटेन करना पड़ता है, 50 हर्ट्ज के आसपास मेंटेन करना पड़ता है। और ये जो फ्रिक्वेंसी है इसमें 1% प्लस माइनस 1 to 5% तक का टॉलरेंस इज पॉसिबल होगी, ठीक है। तो 1% 50 हर्ट्ज का जो 1% होता है उसके आसपास प्लस माइनस इस फ्रिक्वेंसी को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है वोल्टेज कंट्रोल। और नंबर 3 जो था एंगुलर कंट्रोल। और जिसको हमने स्टेबिलिटी और सिंक्रोनस मशीन और सिंपली मशीन स्टेबिलिटी ऑफ मशीन का पढ़ा, जिसके अंदर हमने 3 तरीके की स्टेबिलिटी डिस्कस करी। स्टेडी स्टेट, नंबर 2 ट्रांजिएंट और डायनामिक। वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमारा पावर सिस्टम वर्क करता है टू डिलीवर मैक्सिमम पावर। पहला वाला जो हमारा है यहाँ पे स्टेडी स्टेट, इट डील्स विद Pmax। सेकंड डायनेमिक स्टेबिलिटी, फॉर स्मॉल चेंजेस। वो डायनेमिक कंडीशंस जो होती है पावर सिस्टम में, कंटिन्यूस डायनेमिक कंडीशंस आती रहती हैं बिकॉज ऑफ लोड चेंज। पावर सिस्टम का जो लोड है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो फ्लक्चुएट करता है ना, पूरे दिन भर, तो जिसकी वजह से डायनेमिक स्टेबिलिटी की कंडीशंस हमारे पास आती रहती है, ठीक है। और ये स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी और डायनेमिक स्टेबिलिटी पर जब हमने डिस्कशन किया था तो वी हैव कैलकुलेटेड द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमने कैलकुलेट करा यहाँ पे, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि देयर विल बी सम चेंज इन डेल्टा ड्यू टू स्मॉल चेंजेस हैं, तो डेल्टा और चेंज इन डेल्टा ड्यू टू स्मॉल डिस्टर्बेंसेस। और ये डिस्टर्बेंसेस कैसी होती है? कंटिन्यूस, यानी पूरे दिन भर में हमारे पास कंटिन्यूस डिस्टर्बेंसेस सिस्टम में आती रहेंगी, ठीक है। या फिर लोड जो है वो चेंज होता रहेगा, ग्रेजुअल चेंज होता रहेगा उसमें, डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है। मैं इसको डिटेल में आगे डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है किस फैक्टर के ऊपर, ठीक है। और थर्ड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो था हमारा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। अंडर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी हमने इसको भी एक तो अगर मैकेनिकल इनपुट सडन चेंज इन मैकेनिकल इनपुट हो जाए उसके इसके लिए हमने इसको पढ़ा
या फिर फॉल्ट के केस में है। तो ड्यू टू फॉल्ट्स और सडन चेंज इन मैकेनिकल इनपुट की है, जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक हमने एंगुलर कंट्रोल पढ़ लिया है और वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिस्कसिंग फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज कंट्रोल। तो जैसा कि सिलेबस में डिस्क्राइब्ड है कि कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज, तो सबसे पहले आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के अंदर सबसे पहले हमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, और ये जो कंट्रोल है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी को हम तभी कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि हमें पता होगा कि फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, पावर सिस्टम। तो हम इसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनरेटर वर्क कैसे करता है। तो व्हेन अ जनरेटर वर्क्स इन द सिस्टम, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि इन द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल वी आर डिस्कसिंग टरबाइन स्पीड गवर्निंग सिस्टम। ठीक है, तो ये मेरा कुछ एक जनरेटर है डिस्क्राइब्ड बाय जी। तो ये जनरेटर है जी, और ये जनरेटर डिलीवर कर रहा है इलेक्ट्रिकल पावर टू द लोड। ठीक है, यहाँ पर लोड देख सकते हो आप लोग, एंड दिस इज योर लोड। सो दिस इज द लोड, और ये लोड पावर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन दे रहा है जनरेटर। ठीक है, तो जब भी whenever the generator delivers power to the load, तो जनरेटर वर्क कर रहा है ड्यू टू टरबाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस जनरेटर के जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पे आपको कुछ कंपोनेंट्स अब मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट यहाँ पे है वो है टरबाइन या फिर प्राइम मूवर, जिसको हम प्राइम मूवर भी बोलते हैं। तो ये प्राइम मूवर या टरबाइन क्या करती है, सबसे पहले ये रोटेट करना शुरू होती है, और जब ये रोटेट होती है तो उसके अकॉर्डिंगली जो जनरेटर इसकी शाफ्ट के साथ कपल किया हुआ है वो रोटेट करता है। तो इस सिस्टम में होता ये है कि एक वॉल्व होती है, वॉल्व फॉर स्टीम टरबाइंस एंड गेट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर है। तो वॉल्व किस केस में आपको मिलेगी, टरबाइन का जो इनपुट है जैसे कि स्टीम या फिर वाटर, जो हमारी टरबाइन है इट रोटेट्स ड्यू टू स्टीम और वाटर, आपको ये पता। ठीक है, तो अगर हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा तो वहाँ पर जो टरबाइंस होगी उसमें कौन कौन सी टरबाइंस हो सकती है, आपको ये सब पढ़ा रखा है ना, प्रोपेलर, बल्ब टाइप, कैप्लन, फ्रांसिस और पैटर्न है, इन टाइप की टरबाइंस को आप पढ़ चुके हो। ये सारी की सारी जो टरबाइंस हैं ये वाटर बेस्ड टरबाइंस है, और वाटर क्या करता है, इनकी ब्लेड्स को हिट करता है तो ये टरबाइन मूव करती है, और ड्यू टू दैट मूवमेंट टरबाइन प्रोड्यूसेस आर मैकेनिकल टॉर्क। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टरबाइन प्रोड्यूसेस आर मैकेनिकल टॉर्क टीएम। और ये जो मैकेनिकल टॉर्क है ये क्या करेंगे, आपको आपकी शाफ्ट को रोटेट करेगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये टरबाइन की जो शाफ्ट है इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, और यहाँ पर कहीं टरबाइन की शाफ्ट और जनरेटर की शाफ्ट आर मोबाइल। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कपलिंग दिखा सकते हो कि दिस इज द कपलिंग बिटवीन शाफ्ट ऑफ द जनरेटर एंड शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। ठीक है, तो उनकी बात क्लियर है अभी तक। तो मैं एक्चुअली जो टरबाइन है इसकी जो पीएम है यानी कि मैकेनिकल टॉर्क, उसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसका रीज़न मैं भी बताऊँगा। ठीक है, मैं बताऊँगा, और जो कपलिंग है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कहीं कपलिंग है। ठीक है, ये कपलिंग। अब आपको दिख रहा होगा कि कपलिंग हमने कहाँ पे करी है, जहाँ पे टरबाइन की शाफ्ट और जनरेटर की शाफ्ट आपस में कपलिंग है, और वहाँ से एक एरो जा रही है जो कि क्या कर रही है, सेंस कर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो सेंस की जाती है कहाँ पे, जहाँ पे कपलिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस कपलिंग को यहाँ पे दिखाया है।
सो फ्रीक्वेंसी और स्पीड जो भी आपकी सेंस करी जाएगी आप पावर सिस्टम में, क्योंकि कंट्रोल किसको करना है, हमें फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कैसे होगी, आप ये देख सकते हो कि सबसे पहले ये जो फ्रीक्वेंसी है टरबाइन और जनरेटर की शाफ्ट में जो कपलिंग है वहाँ पर इसको सेंस किया जाता है, और यहाँ से इस फ्रीक्वेंसी को सेंस करने के बाद इसको भेज दिया जाता है गवर्निंग सिस्टम, ठीक है। तो ये है गवर्नर, ठीक है। तो ये गवर्नर क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है कंट्रोल आउटपुट, और वो कंट्रोल आउटपुट या इस गवर्नर का जो भी आउटपुट है या कोई सिग्नल है वो कंट्रोल करता है इसको वॉल और गेट को। तो जो भी टरबाइन हमारे पास है, लाइक स्टीम टरबाइन या फिर हाइड्रो टरबाइन, उस टरबाइन पर आने वाला इनपुट बेसिकली कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आपको फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको ये डिस्क्राइब कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी को सेंस किया जाता है और गवर्नर के पास ऑलरेडी एक फ्रीक्वेंसी रेफरेंस होती है ना, तो दिस इज लाइक अ कंट्रोल सिस्टम है। तो कंट्रोल सिस्टम में क्या हुआ करता था कि आपका एक रेफरेंस फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी, एफ आर आप इसको बोल सकते हो, और दिस इज द फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिलती है। आप इन दोनों को कंपेयर करोगे और कंपेयर करने के बाद आप चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालोगे, तो डेल्टा एफ हमें यहाँ पे पता लगेगा, और आफ्टर गेटिंग डेल्टा एफ जो गवर्नर होगा वो किसके कंट्रोल करेगा, इट कंट्रोल्स गवर्नर कंट्रोल बॉल, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं ये जो बॉल है, ये गेट है, क्या है, कंट्रोल्ड है, these are control ball and control gate and they controls the input, तो input is controlled by these balls। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे, फिलहाल हम ये देख लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर। तो आपको ये तो पता लग गया कि आपको फ्रीक्वेंसी सेंस करनी है, और ये फ्रीक्वेंसी कौन सेंस करता है, सेंसिंग डिवाइसेस सेंस द फ्रीक्वेंसी। आफ्टर दैट एक गवर्नर सिस्टम है जो यूज़ करेगा कंट्रोल इनपुट फॉर द टरबाइन ना, तो उसके हिसाब से वॉल के गेट्स जो होंगे या जो वॉल होगी, स्टीम वॉल होगी, वो क्लोज या ओपन होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टीम या कम स्टीम टरबाइन पर जाएगी, और उसके हिसाब से आपका स्टीम जो टरबाइन है या हाइड्रो टरबाइन है उसकी स्पीड हम कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे। सर क्लियर। हाँ, सुरभि। यस सर। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखें, अब आते हैं कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। जो पावर सिस्टम हमारा है उसमें हमें कौन कौन से पावर जो पैरामीटर्स हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं, सो दैट जो हमारा पावर सिस्टम है वो एक स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट पर रहे, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द पैरामीटर्स फॉर ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, इन ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में आप ऐसा देख सकते हो कि सबसे पहला तो होगा आपकी नॉमिनल फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना है, बिकॉज जो आप कंपोनेंट्स पावर सिस्टम में लगे हुए हैं वो सब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या आपकी नॉमिनल फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। तो एक नॉमिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपका एक पैरामीटर होगी जो कि मेंटेन किया जाता है पावर सिस्टम में। सेकेंड थिंग इज कि आपकी वोल्टेज प्रोफाइल, तो हमें पता है कि जो भी रेटेड वोल्टेज होती है कंपोनेंट्स की, लाइंस की, ठीक है। और आप कह सकते हो कि अदर डिवाइसेस लाइक इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के लिए, तो दे बेसिकली डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज, है ना। अगर वोल्टेज का लेवल कहीं पे भी इंक्रीज कर जाएगा तो देयर विल बी आप कह सकते हो कि इंसुलेशन फ्लैश ओवर हो जाता है, ठीक है। इंसुलेशन हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है अगर वोल्टेज प्रोफाइल हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है। और कंपोनेंट्स हमारा जो भी कंपोनेंट्स हमारे लगे होंगे सिस्टम में उनको नुकसान हो सकता है।
तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि फ्रिक्वेंसी को भी मेंटेन करना है और वोल्टेज की प्रोफाइल को भी मेंटेन करना भी है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारे पुराने कॉन्सेप्ट से फ्रॉम आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि अंडर लोड फ्लो है, अंडर लोड फ्लो आपने एक चीज़ पढ़ी थी है ना, जब मैंने आपको एनआर मेथड पढ़ाया था। एनआर मेथड के अंदर आपने पढ़ा था कि एक तरफ होता था डेल्टा पी है ना, और एक तरफ होता था आपका डेल्टा क्यू। ऐसे लिखते थे आप लिख सकते है ना। और यहाँ पे होती थी आपकी जैकोबियन मैट्रिक्स, और यहाँ पे आपके पास क्या होता था, और डेल्टा पी इस तरफ आपके पास क्या होता था, एक तो होता था डेल डेल्टा और एक होता था आपके पास डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ से हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये पता लग के आई थी कि डेल्टा पी जो होता है रियल पावर, रियल पावर किस पर डिपेंड करती है, डेल डेल्टा पे, ठीक है। और डेल्टा क्यू किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड। बात क्लियर है, ये तो आपको पता है ना कि अगर हमें सिस्टम में लोड फ्लो करते समय एक्टिव पावर को कंट्रोल करना था तो हमें एंगल को कंट्रोल करना पड़ता था, और अगर हमें रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना होता था तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज को कंट्रोल करना होता था, ठीक है। अब उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ है। यहाँ पे हम बात करते हैं डेल्टा की। तो जो हमारा रोटर है इट इज़ मूविंग है ना, तो फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी, कौन बताएगा कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, या फ्रीक्वेंसी चेंज का क्या मतलब है जनरेटर में। बता सकते हो आप, पता है आपको? क्वेश्चन है व्हाट डज फ्रीक्वेंसी चेंज मींस, ना फ्रीक्वेंसी चेंज का अर्थ क्या है? सर एक पर्टिकुलर टाइम में जनरेटर की जो पर मिनट जो रोटेशन है या फिर हाँ। उसका उसमें चेंज होता है। उसमें चेंज होता है, वेरी गुड। तो पर मिनट जो जनरेटर की रोटेशन है जैसे कि 1500 आरपीएम है, आपको पता है कि आपका जनरेटर कितने आरपीएम पे वर्क करता है, 1500 आरपीएम पे वर्क करता है। तो 1500 राउंड्स लग रहे हैं प्रति मिनट बाय द रोटर है ना, जनरेटर का जो रोटर। अगर यहाँ पे स्पीड मैं बोलता हूँ इसको ओमेगा एस, तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन स्पीड तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो इफ ओमेगा चेंजेस फ्रीक्वेंसी चेंजेस। तो जब भी हमारी ओमेगा एंगुलर स्पीड चेंज होगी तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इट इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन स्पीड। और एक कॉन्सेप्ट अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फ्रॉम द टॉपिक ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती थी तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ता था आपको, या स्पीड जब चेंज होती थी उसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ता था, आपकी डेल्टा एंगल पे पड़ता था, है ना। उसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले केवल इतना समझ लेते हैं कि जो पैरामीटर्स की पावर सिस्टम में जिनको मेंटेन करना है उसमें एक तो नॉमिनल फ्रीक्वेंसी होगी, दूसरा वोल्टेज प्रोफाइल होगी। और ये जो वोल्टेज प्रोफाइल है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा वोल्टेज प्रोफाइल डिपेंड कर रही है आपकी यहाँ पे डेल्टा क्यू पे, एंड ऑल्सो जो डेल्टा पी है डिपेंड्स अपॉन डेल्टा,
और डेल डेल्टा का डायरेक्टली इफेक्ट किस पर पड़ता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ कैसे। तो आप इतना समझ सकते हो कि जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमें मेंटेन करना है यहाँ पे वो है लोड प्रोफाइल। ठीक है, तो तीसरी चीज़ जो कि पावर सिस्टम में मेंटेन करी जाती है वो क्या है, लोड कॉन्फ़िगरेशन। कितनी रियल और रिएक्टिव पावर आपको डिलीवर करनी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। अब आ जाते हैं हम कि फ्रीक्वेंसी की क्या डिपेंडेंस है ऑन लोड, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट और मैंने शायद आप लोगों को पहले पढ़ा भी रखा। तो यहाँ पे क्या है, अभी मेरे पास एक बीम बैलेंस है और ये बीम बैलेंस क्या करता है, पॉइंट करता है इस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की तरफ। ठीक है, तो बीम बैलेंस का मतलब तो समझ ही लो, बीम बैलेंस का मतलब हुआ एक सिंपल आप इसको कह सकते हैं दिस इज तराजू है ना, तराजू की तरह है ये। तो आप इसमें ऐसा मान लो एक तरफ क्या है आपके पास जनरेशन और दूसरी तरफ क्या है आपके पास डिमांड। ठीक है, तो हमें पता है वी हैव नोन वन इक्वेशन जिसमें हम जनरेशन और डिमांड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वी हैव वन पार्ट हियर लाइक तो ये मेरा है जनरेशन और ये है डिमांड। ठीक है, अभी ये जो जनरेशन है और ये जो डिमांड है दे आर एट इक्वल हाइट। ये इक्वल हाइट पे दोनों बिल्डिंग्स इक्वल हाइट पे, यानी कि जनरेशन इसके बराबर है, डिमांड के बराबर है। तो जनरेटर जो मैंने आपको ऊपर दिखाया यहाँ पे ना, ये जो जनरेटर पावर डिलीवर करता है ये किसके अकॉर्डिंगली करता है, आपके लोड के अकॉर्डिंगली करता है। तो जितनी आपको लोड की रिक्वायरमेंट होती है आप उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो और उसी को डिलीवर करते हो, या इलेक्ट्रिकल पावर आप उतनी ही ट्रांसफ़र करते हो। तो ई जो भी ट्रांसफ़र होगी ई ट्रांसफ़र वो डायरेक्टली आपकी किससे रिलेट करती है, ई एल लोड से। ठीक है, तो जितना आपका लोड होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपकी इलेक्ट्रिकल पावर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही होगी कितनी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बात क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पे जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है अभी आपकी मेंटेन है। अब हम ये कहते हैं कि सडनली क्या हुआ, आपका जो डिमांड थी वो बढ़ गई। मैंने बोला डिमांड बढ़ जाती है ना सडनली, कि सिस्टम में क्या हो, डिमांड बढ़ गई है ना। मैं इसको बड़ी हुई डिमांड कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये डिमांड क्या है, बढ़ गई है। तो ये जो बैलेंस है, क्या ये बैलेंस रहेगा? नो सर। ना, ये बैलेंस नहीं रहेगा। अभी किस तरफ झुकेगा, राइट हैंड कि लेफ्ट हैंड?
पे लेफ्ट हैंड। है ना, लेफ्ट हैंड की तरह आप कह सकते हो ये छूट जाएगा, ठीक है। तो हम उस कंडीशन को जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। जब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि राइट नाउ जो मेरी फ्रीक्वेंसी का पॉइंटर था वो कहाँ आ गया, इधर आ गया। तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो क्या हो जाएगी, मोर देन 50 हर्ट्ज, ठीक है, मोर देन 50 हर्ट्ज हो जाएगी। और इस केस में क्या होगा, देखो अभी ये फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्टली जज कर रहे हो फ्रॉम डिमांड एंड जनरेशन, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं लेके चलता हूँ और आपको आपका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो वहाँ से निकालते हैं कुछ डिपेंडेंस, ठीक है, कि भाई रियल पावर का क्या असर पड़ता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली देख रहे हो ना यहाँ पे, ये क्या है, रियल पावर से, है ना, रियल पावर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक्टिव पावर का डायरेक्टली इफेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रॉम दिस डायग्राम आप ये समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी पे असर पड़ रहा है और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इंक्रीज। अब इसको समझते हैं हम थ्रू टेक्निकल दैट वी हैव डिस्कस्ड और जो हमें पता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आपके लिए आने वाली है, वो ये है कि एक इक्वेशन थी मेरे पास जिसको मैं बोलता था स्विंग इक्वेशन, m d2 डेल्टा डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर इंटू pn माइनस pe। तो होता क्या है कि डिमांड जब मेरी इंक्रीज हुई तो इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई है, इस इलेक्ट्रिकल सप्लाई का जो फॉर्मूला है वो है पी साइन डेल्टा, ठीक है, सॉरी पी मैक्स साइन डेल्टा। ये आप लोगों को पता है। तो डेल्टा एंगल यहाँ पे फिक्स होता है, डेल्टा नॉट को मान दें। अब डिमांड तो बढ़ गई, ठीक है, डिमांड अगर बढ़ गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टीम इनपुट है टरबाइन का उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ऊपर वाला हमारा डायग्राम है यहाँ पे, ये जो वॉल है इसके थ्रू हमें ज़्यादा स्टीम ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी टरबाइन के ऊपर, ठीक है, सो दैट ये जो जनरेटर है उसकी जो पी एम है, यानी कि जब यहाँ से इनपुट बढ़ेगा, टरबाइन से इनपुट बढ़ेगा तो जनरेटर की इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट बढ़ेगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जनरेटर की इलेक्ट्रिकल आउटपुट तो बढ़ेगी, लेकिन ये जो सिस्टम काम करता है वो थोड़ा सा स्लो होता है ड्यू टू इनर्शिया, है ना, आपको पता है ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ द सिस्टम जो डेल्टा एंगल है does not change instantly। आवाज आ रही मेरी? सो हम यहाँ पे थे कि मैकेनिकल ये जो डेल्टा है वो इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा, है ना। तो जैसे ही डिमांड चेंज हुई तो स्टीम का इनपुट बढ़ गया, यानी कि पी एम आपका इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ इक्वेशन में कि यहाँ पे ये जो पी एम है वो बढ़ गया, ठीक है, बट स्टिल पी ई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि डेल्टा एंगल के कारण, इस डेल्टा एंगल के कारण डेल्टा डज नॉट चेंज इंस्टेंटली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपका क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा उस समय के लिए, ठीक है। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो आप समझ सकते हो कि इस कंडीशन में क्या होता था कि पी एम ज़्यादा है आपका पी ई से, तो पी ए जो एक्सेलरेशन पावर होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो यहाँ से जो फैक्टर है d2 डेल्टा बाई dt स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन,
वो क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज मोर देन जीरो। तो मशीन क्या करेगी आपकी, एक्सेलरेट, और जो मशीन पहले आपकी ओमेगा एस पे काम कर रही थी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी यार, चेंज हो जाएगी, और सम स्पीड ओमेगा जो कि ओमेगा एस से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मशीन एक्सेलरेट कर जाएगी, मशीन की स्पीड इंक्रीज करने लगेगी, और जब ऐसी कंडीशन होगी तो आपको एक चीज़ और पता है कि डी डेल्टा बाई डी टी, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा एस, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और जब दिस टाइप ऑफ कंडीशन एग्जिस्ट तो जो एंगल है आपका डेल्टा, है ना, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि डेल्टा बिकम्स डेल्टा प्लस डेल, डेल्टा नॉट प्लस डेल डेल्टा। ठीक है, तो जो भी चेंज आएगा डेल्टा एंगल में वो पॉजिटिव होगा, और डेल्टा आपका क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली समझ सकते हो कि अगर मशीन एक्सेलरेट कर रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि रियल पावर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो दीज आर ऑल रियल पावर्स। ठीक है, तो पी ई इज द रियल पावर, और रियल पावर का डायरेक्टली इफेक्ट इस पे पड़ रहा है डेल्टा एंगल में। ठीक है, तो जो भी चेंज होगा रियल पावर में वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा किसको, डेल डेल्टा को। एंड व्हेन एंगल चेंजेस, जब भी मशीन का एंगल चेंज होगा देन यू नो कि आपके पास क्या होता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। सो इस केस में क्या हुआ, अभी फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर डिमांड बढ़ती है तो जनरेशन को जब तक हम मेंटेन नहीं करेंगे, तो हमने क्या किया, जनरेशन को भी मेंटेन कर दिया, और जनरेशन जब मेंटेन हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी अगेन 50 हर्ट्ज हो जाएगी, ये बीम फिर से बैलेंस होगी। ठीक है, नाउ अब क्या होता है कि जनरेशन आपने बैलेंस कर दिया। ठीक है, सडनली क्या होता है, अब डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इस केस को ऐसे समझ सकते हो कि अगर डिमांड आपकी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, तो मैं समझ लेता हूँ इसको कुछ ऐसे। ठीक है, अब डिमांड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब अगर डिमांड मेरी रिड्यूस हो गई है, ठीक है, डिमांड गेट्स रिड्यूस, तो ये बीम किस तरफ झुकेगी आपकी, अब राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, और ये जो पॉइंटर है वो आपका ऐसे इस तरफ शो करेगा रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी लेस देन 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो जब हमने डिमांड और जनरेशन को मैच कराया था तो फ्रीक्वेंसी आपने फिर से 50 हर्ट्ज बना दी थी, बट जब डिमांड आपकी रिड्यूस हो गई तो जनरेटर की तरफ ये बीम झुक गई है, और आपको पता है कि यह फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी हो गई लेस देन 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये लेस देन है यहाँ पे साइन, फ्रीक्वेंसी विल बिकम लेस देन 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब जब फ्रीक्वेंसी लेस देन 50 हर्ट्ज हो गई, आपको पता है कि जैसे डिमांड होती है हमें स्टीम इनपुट को चेंज करना पड़ता है, तो आपने स्टीम इनपुट अगेन चेंज किया, स्टीम इनपुट आपने किया कम, तो आपको पता लगा यहाँ पे इस इक्वेशन में जो आपके पास इक्वेशन है कि m डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू पी एम माइनस पी, पी एम हो गया आपका रिड्यूस, इलेक्ट्रिकल आउटपुट फिक्स रहेगा कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्योंकि मशीन के इनर्शिया की वजह से, और जब ऐसी कंडीशन होगी तो इलेक्ट्रिकल पावर आपकी बड़ी हो जाएगी किससे, मैकेनिकल पावर से, और हम कह सकते हैं कि इट इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन जीरो, नेगेटिव आएगा। और जब ऐसा होगा तो मशीन क्या करेगी आपकी, डिसेलरेट, मशीन आपकी डी एक्सेलरेशन मोड में चली जाएगी, और जब मशीन डी एक्सेलरेशन मोड में चली गई तो आपकी स्पीड क्या होने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी। ठीक है, तो आपकी स्पीड रिड्यूस होने लगेगी, और उस केस में जो आपका डी डेल्टा बाय डी टी है ना, वो आपका ओमेगा माइनस ओमेगा एस होता है। तो अगर स्पीड आपकी रिड्यूस हो गई
फ्रॉम द ओमेगा एस। या आपने मेंटेन कर लिया था एक बार, आप स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट पे पहुंच गए थे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस, आप मेंटेन करके 50 हर्ट्ज पे पहुंच गए थे। फिर अब स्पीड क्या होने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी, तो ये फैक्टर क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और दिस इज लेस देन 0। और जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो डी डेल्टा बाई डी टी भी लेस देन 0, एंड डेल्टा जो होता है आपका डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट प्लस डेल डेल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूस, ठीक। ये जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा इस बार, ठीक है। तो डेल्टा आपका रिड्यूस होने लगेगा और उसकी वजह से आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी भी आपकी रिड्यूस होने लगेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है यहाँ पे आपको पता लग रहा है, और उसकी वजह से एंगल चेंज हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि रियल पावर का जो दूसरा डायरेक्ट इफेक्ट आया वो फिर से हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिया है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, तो एक होता है हमारे पास, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ये जो गवर्निंग सिस्टम है ना, जो हमारा डायग्राम नंबर 1 है उसमें ये जो गवर्निंग सिस्टम लगा है ये करता क्या है, ठीक है। तो एक बार क्विकली हम इसको फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये एक गवर्निंग सिस्टम है, स्पीड गवर्निंग सिस्टम जिसको आप कह सकते हो। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये आखिर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पीड चेंजर आपको दिख रहा होगा, ये आपका स्पीड चेंजर है, ठीक है। इसके बाद जो स्पीड गवर्नर है वो आपका ये है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस आर द मैकेनिकल कंपोनेंट्स, और ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स क्या करते हैं, जो स्टीम है आपकी, ये स्टीम है देखो, ठीक है। और ये स्टीम वॉल्व है, ठीक है। स्टीम नोजल है जो कि टरबाइन की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स टरबाइन। तो आपकी यहाँ पे कहीं टरबाइन है, 2 टरबाइन, और स्टीम आपकी फ्लो कर रही है लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो इनपुट जा रहा है टुवर्ड्स टरबाइन, इसको कंट्रोल करती है ये वॉल्व, ये यहाँ पे ये वॉल्व है, ठीक है। तो दिस इज दी वॉल्व। और अगर हाइड्रो पावर का केस होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, गेट आ जाएगा, हमें वो भी पता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है हाइड्रोलिक एम्पलीफायर, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोलिक एम्पलीफायर लगा होता है। बेसिकली दिस इज द स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। और इसके अंदर 2 पिस्टन होते हैं, एक होता है आपका पायलट वाल्व, ठीक है, और एक होता है मेन पिस्टन। और ये जो हाइड्रोलिक एम्पलीफायर है, इसमें जो हाइड्रोलिक्स यूज होती है वो होती है ऑयल की हाइड्रोलिक्स, ठीक है। तो हाई प्रेशर ऑयल होता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप ये देख सकते हो कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लाइक ये नोजल में लगी हुई बॉल, फिर हाइड्रोलिक एम्पलीफायर, स्पीड गवर्नर और स्पीड चेंजर, है ना। 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपके पास आए हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे जो बॉल लगी है, ठीक है, फिर आपने यहाँ देख लिया हाइड्रोलिक एम्पलीफायर, फिर आपने देख लिया स्पीड गवर्नर, और फिर आपने देख लिया स्पीड चेंजर। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कनेक्टेड हैं थ्रू द ABCDE लिंक्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, ABCDE लिंक्स है हमारे पास, जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं कि होता क्या है कि अगर हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि ये जो स्पीड चेंजर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, फॉर से कि व्हेनेवर हमारी क्या हुई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होएगी, ठीक है, व्हेनेवर द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, तो ये जो स्पीड चेंजर है ये ऊपर की तरफ मूव करता है। इसके ऊपर की तरफ मूव करने से होता क्या है कि ABC जो कि एक रिजिड लिंक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिजिड लिंक। तो रिजिड लिंक है, इसका मतलब ABC तीनों पॉइंट्स एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये जो ABC है इसकी जो मूवमेंट आती है वो कैसे आती है, डाउनवर्ड्स आएगी, ठीक है। तो ये डाउन मूव करेगा पॉइंट B यहाँ से, ठीक है। ये जो पॉइंट B है ये आपका डाउनवर्ड मूव करेगा,
यहाँ पे ऐसे, और जो स्पीड गवर्नर है वो आपका आउटवर्ड रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नर है वो आपका आउटवर्ड रोटेट करेगा, और ड्यू टू विच ए बी सी पॉइंट साथ में रिजिड थे, ठीक है। तो ये जो डी पॉइंट इससे कनेक्टेड है उस वो क्या है, नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका डाउनवर्ड मूव करेगा, और जब ये पॉइंट आपका डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये जो ऊपर वाला पिस्टन है और जो नीचे वाला पिस्टन है, ये दोनों पिस्टन ये डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। जब ये डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ऊपर वाला पिस्टन आपका जो है वो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये पिस्टन आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला पिस्टन कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऊपर वाली पैसेज है ना, ऊपर एक पैसेज है और नीचे भी एक पैसेज है, इस पैसेज को आप ऐसे इस तरह से शो कर सकते हो। ये दो पैसेजेस हैं, इसमें जो ऊपर वाला पैसेज हो जाएगा वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये सब ऑयल यहाँ से आ रहा है। अब जब ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव हुआ तो ये सारा सारा ऑयल यहाँ तक फ्लो करेगा, और क्योंकि हाई प्रेशर पे है तो ये आगे की तरफ मूव करेगा और इस तरह ऊपर आएगा और इस पिस्टन को हिट करेगा कि ये यहाँ से ऊपर जाए। तो ये पिस्टन क्या है, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये जब पिस्टन यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो स्टीम जो वॉल्व होगी वो कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो फॉर जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस उसको ऐसे देख रहे हैं, ये स्टीम वॉल्व कहाँ पहुँच गई आपकी, यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो स्टीम वॉल्व जब यहाँ पहुँच जाएगी तो इस नोजल में है ना, इस नोजल के अंदर जो स्टीम होगी उसका पैसेज रुकने लगेगा, और अब कम स्टीम, लो स्टीम फ्लो करेगी टुवर्ड्स द टर्बाइन, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जब हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपको अभी समझाया था फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, तो सॉरी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज का केस है ये, है ना, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज का केस है। जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो यहाँ से हमने क्या कर दिया है, स्टीम वॉल्व को क्लोज कर दिया है, और जब ये स्टीम वॉल्व क्लोज हो जाएगी तो दैट मीन्स ये जो मैकेनिकल पावर है पीएम वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और जब मैकेनिकल पावर रिड्यूस हो जाएगी तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हमें कम करना है, ठीक है, तो मैकेनिकल पावर को हमें कम करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें जो स्टीम का इनपुट है उसको हमें कम करना पड़ेगा, और स्टीम का इनपुट अगर कम करना है तो ये जो स्पीड चेंजर है उसको अपवर्ड पोजीशन में ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप डाउनवर्ड पोजीशन का भी केस देख सकते हो, जिसमें ये जो ई पॉइंट से लगा हुआ यहाँ पे आप कह सकते हो जो क्लोज कर रही है वॉल को, ठीक है, वॉल क्लोजर है, वो वॉल क्लोजर अब डाउनवर्ड मूव हो जाएगा, और डाउनवर्ड मूव होने की वजह से आप कह सकते हो कि ये उस समय ऐसे मूव करेगा, ये डी पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये जो बी पॉइंट है वो भी ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और ये जो स्पीड चेंजर है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो जब इस तरीके का केस होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, जब हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये डायग्राम क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट सर। एक बार इसको देख लेना, ठीक है। इफ देर इज सम डाउट, कुछ भी समझ में नहीं आती तो आप पूछना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे आज, और फिर उसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस तो हमने यहाँ पे पढ़ ली है, ड्रूप कंट्रोल क्या होता है और पावर शेयरिंग कैसे होती है, ठीक है। ड्रूप कंट्रोल, व्हाट इज ड्रूप कंट्रोल वो हम पढ़ लेंगे, और अगर जनरेटर हमारे पैरेलली वर्किंग कर रहे हैं तो वो किस तरीके से पावर शेयर करेंगे व्हेन फ्रीक्वेंसी चेंजेस। तो देयर विल बी सम कंडीशन की जब सिस्टम का लोड चेंज होता है ना,
लेकिन जो जनरेटर्स होते हैं आपने पढ़ा है कि जनरेटर्स वर्क्स इन पैरेलल, तो पैरेलल में किस तरीके से पावर शेयरिंग होगी और उसको कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द ड्रू कैरेक्टरिस्टिक, वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में।